हेलो फ्रेंड्स, हम 5 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है कोवैक्सिन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट म्यूटेंट्स। तो कोवैक्सिन जो भारत बायोटेक ने वैक्सीन बनाई है, उसका ये कहना है जो उसकी वैक्सीन है जो वायरस म्यूटेट कर गया है, तो म्यूटेशन वायरस के अगेंस्ट भी काम कर जाएगी और उसके लिए वो डेटा बहुत जल्दी प्रेजेंट कर देंगे। द हेड ऑफ भारत बायोटेक एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन मंडे दैट कोवैक्सिन, द वैक्सीन कैंडिडेट डेवलप्ड बाय द कंपनी, विल बी इफेक्टिव ऑन म्यूटेंट स्ट्रेन्स ऑफ द नोवल कोरोना वायरस। ठीक है। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए जो भारत बायोटेक वैक्सीन बना रहा है कोवैक्सिन, वो इंडिजिनस वैक्सीन है और वो भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर बनाई है। तो ये पहली न्यूज़। सेकंड न्यूज़ है एग्री एक्सपोर्ट बॉडी ड्रॉप्स हलाल फ्रॉम मीट मैनुअल। वैसे ऐसा ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी सोशल मीडिया कैंपेन चलाई है था कुछ हिंदू राइट विंग्स और कुछ सिख ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा कि ये जो हलाल सर्टिफिकेशन देते हो प्रोडक्ट्स पे, वो देना बंद कर दो। ठीक है। तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये बॉडी कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो उसने ये हलाल का वर्ड हटा दिया। फिर अपेडा ने क्लासीफाई ये बोला भी कि ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट की वजह से नहीं होता, इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है, ये बस मेजॉरिटी जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ है वो ऐसा चाहते हैं कि हम ऐसा मेंशन करें। ठीक है। तो वैसे पोलराइजेशन वाली चीज़ें जो हिंदू और मुस्लिम को पोलराइज करती हैं, वैसी चीज़ें एग्जाम में नहीं आएंगी, बट स्टिल चलिए चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आशा स्कीम के बारे में बताया गया था, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो इसमें इसके अंदर के 3 कंपोनेंट्स है। पहला होता है प्राइस सपोर्ट स्कीम, दूसरा होता है प्राइस डेफिशिएंट पेमेंट स्कीम और तीसरा होता है प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। ठीक है। तो जो प्राइस सपोर्ट स्कीम होती है उसमें ये बोला गया है कि जो दाल और कोपरा, उन दोनों को भी गवर्नमेंट खरीदेगी। ठीक है। दूसरी जो होती है प्राइस डेफिशिएंसी स्कीम, उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल वैसे क्या होता है, वैसे आइडियल सेंस में तो गवर्नमेंट को खरीदना चाहिए लोगों से, जिसके लिए भी गवर्नमेंट ने एमएसपी अनाउंस किया है। ठीक है। पर गवर्नमेंट अब इतना ज़्यादा तो नहीं कर सकती, क्योंकि उसको भी उसमें एक्सचेकर का पैसा जाता है, फिर गोडाउंस में रखना पड़ता है, प्रोक्योरमेंट कराना पड़ता है। तो गवर्नमेंट बोलती है फार्मर से कि आपको मार्केट प्राइस में जितना मिल रहा है आप उतने में बेच दो, फिर जितने भी डिफरेंस आएगा, फॉर एग्जांपल आपको मार्केट प्राइस 1000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, तो आप 1000 में बेच दो, और एमएसपी हमने अगर 12 से अनाउंस कर रखा होगा तो 200 रुपये हम आपके अकाउंट में डीबीटी कर देंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो तीसरा कंपोनेंट इसका होता है वो होता है प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। उसमें बेसिकली जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो भी गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो प्रोकर करती हैं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, प्रोक्योरमेंट इज डन एवरी ईयर अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम ऑफ द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। यूजुअली द प्रोक्योरमेंट स्टार्ट्स इन February एवरी ईयर, बट दिस ईयर वी हैव स्टार्टेड अर्ली ड्यू टू अर्ली हार्वेस्ट। अब इस स्कीम के तहत जो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन है वो प्रोकर करती है 25% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस थ्रू अ स्टेट एजेंसी। ठीक है। तो सेंटर 25% करिए, बाकी स्टेट को करना है तो वो कर सकता है। तो इन दिस केस द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन आफ्टर डिड द प्रोक्योरमेंट इफ नेसेसरी इज डन बाय द स्टेट एजेंसी। ठीक है। फिर उसका बिल जो भी होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है। मतलब महाराष्ट्र सेंट्रल गवर्नमेंट कितना अरहर प्रोकर करी, तो 25%। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक रूल है, ये आपको पता होगा, जब ये एक्ट था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, तो जब गवर्नमेंट ने इसके रूल्स नोटिफाई किए तो ये देखा गया जो उसके रूल्स हैं और जो एक्ट है तो वो एक दूसरे के कंट्रेरी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 है, उसमें ये लिखा है कि अगर किसी ने ऐसे कंप्लेन की है और जब तक वो अंडर ट्रायल में, तब तक उसका एनिमल कन्फिस्केट नहीं किया जा सकता है। जब एक बार इंसान कन्विक्ट हो जाएगा तभी उसका एनिमल कन्फिस्केट किया जाएगा और इन्फर्मरीज या फिर गौशालाज में डाल दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन देखा जा रहा है जो रूल्स नोटिफाई हुए हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि उसमें ये लिखा है कि अंडर ट्रायल के दौरान भी, बस अभी आप पर केस ही हुआ है, कुछ प्रूफ भी नहीं हुआ, तब भी आपके एनिमल्स कन्फिस्केट किए जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला बेसिकली गवर्नमेंट को कि आप या तो रूल्स चेंज करो या तो हम इस पर स्टे लगा देंगे। The Supreme Court on Monday said that the provision in the 2017 rule notified by the center allowing the confiscation of the animals of traders and transporters during the pendency of trials in cases under the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 is contrary to the latest provision। तो आपको समझ आ गई ये बात। Which allow such confiscation only in the case of conviction। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट क्या बोलता है कि जब एक बार
कन्विक्शन हो गया है उस इंसान का तभी आप कॉन्फिस्केट कर सकते हो, उसके बिना नहीं कर सकते हो। तो इट आस्क्स द गवर्नमेंट टू आइदर चेंज द रूल और फेस अ स्टे फ्रॉम द कोर्ट। फिर ये सब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एनिमल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होते हैं, आप ऐसे केस लगा के अभी अंडर ट्रायल में भी उसके एनिमल को कन्फिस्केट कर लोगे तो लाइवलीहुड कैसे चलेगा। तो पीपल लिव ऑन द बेसिस ऑफ द एनिमल्स, यू कांट कन्फिस्केट देम एंड कीप देम बिफोर द मैन इज कन्विक्टेड। ठीक है, तो योर रूल्स आर कंट्रेरी, आप इसको चेंज करो नहीं तो हम इस पर स्टे लगा देंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ये हम पहला आर्टिकल पढ़ेंगे, कम्युनिकेटिंग द वैक्सीन। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है, एक सर्वे कंडक्ट हुआ था तो ये पता चला कि बहुत सारे लोग हेजिटेंट है इस बारे में कि वो वैक्सीन लेंगे कि नहीं लेंगे। तो उसके कुछ रीज़न है, ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या रीज़न है। तो फॉलोइंग द अप्रूवल ऑफ 2 वैक्सीन्स बाय द ड्रग रेगुलेटर, द प्राइम मिनिस्टर हैज रीइटरेटेड दैट इंडिया इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। एक डेटा रिलीज हुआ फ्रॉम द सर्वे इन इंडिया जिसमें बोला गया कि 11,000 रिस्पॉन्डेंट्स में से 53% ने बोला है कि वो अनश्योर है कि वो कोविड-19 वैक्सीन लेंगे या नहीं लेंगे। अ सिटीजन सर्वे प्लेटफॉर्म इन दिल्ली फाउंड दैट अबाउट 69% ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स सॉ नो अर्जेंट नीड टू गेट इम्यूनाइज्ड। ठीक है, उन्हें लगता कोई अर्जेंट नीड ही नहीं है इम्यूनाइज की। एंड नोटेड दैट द की रीजन फॉर हेजिटेंसी इंक्लूडेड लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट साइड इफेक्ट्स। और अभी हेजिटेंसी का क्या रीजन हो सकता है, पहला लोगों को अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं कि साइड इफेक्ट्स क्या हैं वैक्सीन के, दूसरा एफिकेसी लेवल क्या है ये भी नहीं पता है, एंड परसीव्ड हाई इम्यूनिटी लेवल्स। इंडिया में लोगों को ये लगता है उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा, अगर उनको कोविड हो भी गया तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये अब इससे डील कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे WHO की एक 3 C's मॉडल है। ठीक है, पहले कॉम्प्लेसेंसी, कॉन्फिडेंस एंड कन्वीनियंस। ठीक है, कॉम्प्लेसेंसी मतलब लोगों के अंदर ये वाला एटीट्यूड की मतलब ये कोरोना कुछ नहीं है और ऐसे ही ठीक हो जाएगा, तो ये एटीट्यूड निकालने की ज़रूरत है। तो कॉम्प्लेसेंसी। दूसरा कॉन्फिडेंस, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है कि वैक्सीन अच्छी चीज़ है। और कन्वीनियंस मतलब एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल हो, बहुत महंगी ना हो वैक्सीन। तो वैक्सीन कॉन्फिडेंस encompasses trust in the effectiveness and safety of the vaccine. The system that delivers include the reliability and competence of the health services and professionals. तो 3C मॉडल आप यहाँ ये कहीं कोड कर सकते हैं, कॉम्प्लेसेंसी, कॉन्फिडेंस एंड कन्वीनियंस। तो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए बाय द गवर्नमेंट की लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज आर क्रिटिकल फॉर ट्रैकिंग, नेगोशिएटिंग एंड शेपिंग परसेप्शंस अराउंड द वैक्सीन्स इन द प्रोग्राम। Since it is a new disease against which several candidate vaccines are being developed and licensed in a fast track manner, तो गवर्नमेंट को बहुत मतलब जब आपने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है और नॉर्मल तरीके से अप्रूवल नहीं दिया तो लोगों को तो और ज़्यादा हेजिटेंसी है कि कहीं कुछ उनको साइड इफेक्ट ना हो जाए। तो गवर्नमेंट को बेसिकली अच्छे से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है लोगों के साथ। और वाइडर कैनवास फॉर द इंडिया यूएस, इसमें वही सारी चीज़ें जो आपको पहले से पता है कि अभी यूएस में क्या चल रहा है, एक हेल्थ क्राइसिस चल रही है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, एक रेस क्राइसिस चल रही है, ब्लैक एंड वाइट की रेस क्राइसिस। तो ऑथर ने बोला अभी जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आने वाले, फॉरेन पॉलिसी उनका सेकंड फिडल रहेगा, पहला तो उनको अपने डोमेस्टिक मैटर से डील करना है, तो उनका इनिशियल फोकस डोमेस्टिक मैटर्स में रहेगा। ठीक है, अब इंडिया में इसका क्या फ़र्क पड़ गया ये हम देखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के लिए कैसा रहेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उनकी पोजीशन चाइना की तरफ कैसी रहेगी। The Biden administration's tone of engagement may be different from that of the Trump regime, but one must expect continuity in major trade wars. ऑथर ने बोला है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की टोन भले ही अलग हो सकती है ट्रम्प रिजीम से, पर कंटिन्यूटी तो रहेगी मेजर ट्रेड गोल्स में, जो कि बेसिकली ट्रम्प के भी थे कि ट्रेड डेफिसिट को कम करना है, लेवल प्लेइंग फील्ड रखनी है, मार्केट डिस्टॉर्शंस जो भी हो रहा है स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के द्वारा वो कम करने हैं, एक आय रखनी है टेक्नोलॉजी राइवलरी पे। ठीक है, और हेल्थ केयर तो पक्का उनके उसमें होने वाला है, क्योंकि हेल्थ केयर इज क्लियरली एन एरिया दैट इंडिया कैन प्ले अप इन बायलैटरल रिलेशन, क्योंकि अब वहाँ पर भी हेल्थ केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंडिया और यूएस हेल्थ केयर के मुद्दे पर क्या कर सकते हैं, बायलैटरल रिलेशन और कोऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया के पास इंडिया ने अपनी वैक्सीन भी बना ली है, इंडिजिनस वैक्सीन भी बना ली है, और इंडिया के पास फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो बहुत अच्छी है ही, इंडिया बहुत ज़्यादा जेनरिक ड्रग्स प्रोड्यूस करता है। द कोविड-19 पैंडेमिक ऑफर सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन टू स्ट्रेंथन ग्लोबल लीडरशिप। इसके अलावा इंडिया लगभग 20% जेनरिक ड्रग्स प्रोड्यूस करता है बाई वॉल्यूम, और जो थर्ड टैबलेट होती है जेनरिक ड्रग्स की जो कंज्यूम होती है यूएस के द्वारा, वो इंडिया ने ही बनाई होती है। ठीक है, तो इंडिया पहली बात हेल्थ सेक्टर में कोऑपरेट कर सकता है। अब दूसरा, Biden has set an ambitious target for US-India trade, and there's quite a distance to go in this respect. An area where strategic considerations, imperatives of job creation converges defense, और दूसरा डिफेंस में कर सकता है। द यूएस रिन्यूड फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज, तीसरा क्लाइमेट चेंज में कर सकते हैं। ठीक है, हम अच्छा कोऑपरेशन कर सकते हैं, वैसे भी इंडिया तो अपने गोल से एक्सीड भी करने वाला। और चौथा, हम 5G टेक सेक्टर में कर सकते हैं। ठीक है, डिफेंस में हम ऐसे कर सकते हैं कि लेमोआ, कॉमकासा, बेका, ये सारे एग्रीमेंट साइन कर ही लिए गए हैं।
तो क्लाइमेट चेंज, 5G, हेल्थ, ठीक है, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, डिफेंस, इन सब में कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट है इंडियाज़ यूएनएससी अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर अब इंडिया जो है वो यूएनएससी में जो उसकी नॉन परमानेंट सीट जीता था, तो अब उसका टेन्योर शुरू होने वाला है। तो ऑथर ने बोला कि इंडिया को किस किस बात पे ध्यान देना चाहिए। ऑथर ने बोला है कि पिछले कुछ दशकों से चीज़ें कैसे चेंज हो गई, तो इंडिया टू हैज चेंज, पर उन समय के साथ साथ इंडिया भी बदला है। तो दिल्लीज एटीट्यूड हैव ऑल्सो शिफ्टेड फ्रॉम द रिएक्टिव टू द प्रोएक्टिव। पहले दिल्ली का एटीट्यूड रिएक्टिव होता था, वो प्रोएक्टिव हो गया है। तो अब यूएनएससी की जो सीट है इंडिया को, वो बहुत पर्पसफुल और प्रैग्मेटिक तरीके से यूज़ करनी है। पर्पसफुल का मतलब ये होता है कि यूएनएससी का एंगेजमेंट और इंडिया के ब्रॉडर नेशनल गोल्स, उन दोनों को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। The West could not resist the temptations for geopolitical overreach at the UN. Liberals across the Atlantic sought to transform the international forum into a supranational. ठीक है? For India, it was a movement to hunker down and resist external imposition of solution to its manifold problems. तो आपको पता होगा कि जो इंडिया की प्रॉब्लम्स हो वो बेसिकली क्या किया जाता है, इंटरनेशनल अरीना पे ले जाई जाती। फॉर एग्जांपल 370 आर्टिकल हो गया, कुछ भी ये बातें हो जाती, CAA हो गया, तो बेसिकली वो इंटरनेशनल अरीना पे ले जाते हैं। तो ऑथर ने बोला है कि अब बेसिकली इंडिया का टाइम है कि वो ऐसे सारे मूवमेंट्स को हंकर डाउन करे जो उसके ऊपर एक्सटर्नल इम्पोजिशन लगाते हैं, उसको सोल्यूशंस देने की बात। ठीक है, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री, वो अपनी प्रॉब्लम्स को डील कर सकता है। डिफरेंसेस बिटवीन द यूएस, चाइना एंड रशिया हैव बिकम इंट्रैक्टेबल। ठीक है, आपको पता है यूएस, चाइना और रशिया में डिफरेंसेस कैसे ज़्यादा हो गए। चाइना एक पावर बन रहा है और वो बहुत ज़्यादा क्लेम्स भी कर रहा है कि हम ये कर लेंगे, हम बिगेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हमारे डिफेंस यूएस के पार में होगा। तो मीनवाइल वाशिंगटन एंड मॉस्को हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट। तो यूएस और रशिया तो दूर हो गए, लेकिन रशिया धीरे धीरे चाइना के क्लोज जा रहा है। तो हम देख सकते हैं टेंशन हो गई यूएस, चाइना और रशिया के बीच में, और ये और ज़्यादा रीइंफोर्स होती है जब यूएस होते हैं, उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप, वो क्वेश्चन करते हैं कि अमेरिका के ट्रेडिशनल अलायंस की क्या ज़रूरत है। जैसे उन्होंने अभी क्वेश्चन, एक रिपोर्ट में क्वेश्चन किया कि नॉन नेटो एलाई क्यों है पाकिस्तान। तो मतलब वो क्वेश्चन करते रहते हैं ट्रेडिशनल अलायंस पे, ये सारी बातें। वन इज अबाउट मेकिंग द यूएनएससी इफेक्टिव। तो ऑथर ने बोला है कि हमें कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए जब यूएनएससी की अभी सीट टेन्योर शुरू हो रहा है। तो पहली बात, हमें यूएनएससी को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो द यूएनएससी इज बिकमिंग लेस इफेक्टिव टुडे थैंक्स टू द डीप डिवीजन अमंग द मेजर पावर। तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो 5 नेशंस हैं, जिसमें चाइना भी है, रशिया भी है, यूएस भी है, तो बेसिकली उन सब में खुद में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से वो बहुत इफेक्टिव नहीं रह गया यूएनएससी। दूसरा, यूएनएससी सिस्टम वाज डिजाइन टू फंक्शन एज अ कंसेप्ट ऑफ 5 पावर्स। ठीक है, और पहले तो वो जो 5 परमानेंट मेंबर्स थे वो वीटो पावर बहुत कम यूज़ करते थे, रेयर यूज़ करते थे। अब तो हम देखते हैं कि हर दूसरे दिन वो यूज़ हो जाती है वीटो पावर। The UNSC offers room for sustained diplomatic interaction between the major powers who could minimize tensions and create new opportunities for cooperation. Much like the US and USSR that cooperated on issues relating to nuclear proliferation at the height of the Cold War, the US and China could explore potential common ground even amidst their broad-based confrontation. तो अथर ने बेसिकली ये बोला कि यूएस और चाइना भी अपने कॉमन ग्राउंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा, यूएनएससी को बहुत रिप्रेजेंटेटिव बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अभी यूएनएससी में कितने मेंबर्स हैं, सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। उन्होंने एक मोनोपोली से बना ली है। ठीक है, तो इंडिया, जापान, इन सबको भी एक यूएनएससी में परमानेंट मेंबर्स की तरह ज्वाइन करने की ज़रूरत है। पर चाइना ऐसा चाहता नहीं है, क्योंकि चाइना क्यों चाहेगा कि और एशियन मेंबर्स वहाँ के जुड़ जाएं। तीसरा, दिल्ली के पास कोई चॉइस नहीं है टू डील विद चाइनाज ग्रोइंग हॉस्टिलिटी टू इंडिया। तो चाइना की जो हॉस्टिलिटी इंडिया के लिए इंक्रीज हो रही है, तो दिल्ली को उससे तो डील करना ही करना है। ठीक है, जब कोल्ड वॉर एंड हुआ था तो इंडिया चाहता था कि वो चाइना के साथ कोऑपरेट करे और मल्टीलेटरल फोरम में, मल्टीलेटरल फ्रंट पे सब लोग आगे बढ़े। पर अभी हम देख रहे हैं दिल्ली विच वॉज ईगर टू बिल्ड अ मल्टीपोलर वर्ल्ड विद बीजिंग, अब वो क्या पाता है कि यूनिपोलर एशिया हो गया और वो सेंटर्ड अराउंड हो गया चाइना के। ठीक है, उसके बाद चाइना हैज़ रिपीटेडली ट्राई टू गेट द यूएनएससी टू फोकस ऑन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन कश्मीर। तो कश्मीर का इशू उठा के चाइना यूएनएससी में ले गया। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में अगर हम कुछ बोलते हैं तो बीजिंग क्या करता है, बीजिंग उसको टर्न डाउन कर देता है, क्योंकि परमानेंट मेंबर उसके पावर है। तो ऑन द क्वेश्चन ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बीजिंग प्रोटेक्ट्स पाकिस्तान फ्रॉम द इंटरनेशनल प्रेशर्स दैट इंडिया हैज सॉट टू मोबिलाइज एट वेरियस फोरा। तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ के जो परमानेंट मेंबर्स है ब्रिटेन, फ्रांस, उनसे हम और ज़्यादा एंगेज हो सकते हैं। ठीक है, The engagement with peace and security issues at the UNSC will allow India to strengthen its new coalition. Such अगर हम पीस और सिक्योरिटी इश्यूज को उठाने की बात करेंगे यूएनएससी में, तो हमारे न्यू कोलिशंस और स्ट्रेंथन होंगे, जैसे कि क्वाड हो गया जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस को एक साथ लाता है। इंडिया could also use the UNSC tenure to deepen collaboration with its European partners, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी हो गए, और ग्लोबल ब्रिटेन के साथ हम और ज़्यादा एंगेज हो सकते हैं क्योंकि अभी वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आ रहे हैं। तो Delhi must also sustain an intensive dialogue with Moscow on all international issues.
फिफ्थ, दिल्ली नीड्स टू रिवाइटलाइज इट्स एंगेजमेंट विद इट्स ट्रेडिशनल पार्टनर्स इन द ग्लोबल साउथ। ठीक है, जो बेसिकली ग्लोबल साउथ में हमारी कंट्रीज हैं, जो आइलैंड हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग से डील कर रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, तो हमें उनकी भी जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं वो भी यूएनएससी में उठाने की ज़रूरत है। तो दे ऑल्सो स्ट्रगल टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द लार्ज मैरीटाइम स्टेट्स। उसके बाद जो अफ्रीका देखा गया, जो अफ्रीका है वो यूएनएससी की अलग प्रायोरिटी। जब हाफ ऑफ द यूएनएससी मीटिंग्स और ज़्यादातर उनके डॉक्यूमेंट्स इसी बात से रिलेटेड होते हैं कि अफ्रीका में पीस कैसे लाया जाए। तो कंटिजेंट द कॉन्टिनेंट इज 3 सीट्स इन द यूएनएससी। तो जो अफ्रीका उसकी बेसिकली 3 सीट्स है यूएनएससी में, केन्या, नाइजर एंड ट्यूनीशिया। और बेसिकली वहाँ पे यही बात होती रहती है कि वहाँ पर कैसे पीस लाया जाए। तो यूएनएससी अच्छा टेन्योर है, गुड मूवमेंट है फॉर दिल्ली टू इंटेंसिफाई इंडियाज एंगेजमेंट ऑन पीस एंड सिक्योरिटी इशूज इन अफ्रीका। और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक्सप्लेन सेक्शन में बिल्कुल भी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट नेक्स्ट हो और ये वाई स्टेक्स आर हाई, औरंगाबाद को संभाजी नगर क्यों कर देना चाहिए, हमें नहीं जानने की ज़रूरत है, जब होगा तब हम देख लेंगे। आपको ये मैं न्यूज़ बता चुकी, ईरान ने बेसिकली ये बोला था कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट 20% शुरू कर देगा, क्योंकि JCPOA से यूएस बाहर हो गया था और उसकी वजह से उस पर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस भी लग गए थे ईरान के ऊपर। तो ईरान बेसिकली ये बोल रहा है कि वो अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट 20% कर देगा, लेकिन अभी भी इसे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बन सकता। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए लगभग 90% एनरिचमेंट की ज़रूरत होती है। PMI आपको पता होगा, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स इन मैन्युफैक्चरिंग नापता है। अगर ये 50 से ऊपर होता है तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंशन हुआ, अगर 50 से नीचे होता तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो नवंबर के मंथ में देखा गया 50 से ऊपर है तो मतलब एक्सपेंशन हुआ है, और ये हर महीने निकलता है। फिर एक कांग्रेशनल रिसर्च रिपोर्ट है यूएस की, ये खास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस उसने ये बोला जो टेरिफ पॉलिसीज अंडर ट्रम्प, उसने इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशंस को बहुत हिट किया। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा GSP हटा दिया उसके, फिर बहुत जब वो टैरिफ बढ़ाते तो इंडिया भी टैरिफ बढ़ा देता था। इंडिया ने उनकी बाइक्स पे टैरिफ बढ़ा दिया था, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे। तो ये कुछ इश्यूज है। I think that's it for today. Thank you and have a nice day. If you like the video, then please like, share and subscribe.